Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will be chapter number 7 history, and the name of the chapter is colonialism and the city. In this chapter we will read about colonial rule and in which cities they have ruled. So all these things we will discuss in this chapter. But before starting the chapter, I just want to share a thought, and the thought of the day is there is no shortcut for any success. सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. सफलता पानी है तो बेटा हार्डवर्क तो करना ही होगा. अगर आपने लाइफ में कुछ भी अपना गोल डिसाइड कर रखा है, कि अपना लक्ष्य डिसाइड कर रखा है कि हमें ये चीज पाना है, तो अपना पूरा फोकस उस लक्ष्य पर लगाइए. हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, किसी शॉर्टकट में मत जाइए. आप ये मत सोचिए कि हमें वो सफलता बहुत ही आसानी से मिल जाए, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती है. अगर आपको सफलता पानी है तो आपको हार्डवर्क तो करना ही होगा. परेशानियों से मत घबराइए, परेशानियों पे फोकस न करके अपना पूरा फोकस लक्ष्य पर लगाइए और बहुत जल्दी आपको सफलता जरूर मिलेगी. सो ऑल दी स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. देखिए, कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. कॉलोनियलिज्म क्या होता है, कौन कौन से शहरों में, कौन कौन सी सिटीज में कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश हुआ था, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे. तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के भारत में आने के पीछे मेन पर्पस शासन करना नहीं था, व्यापार करना था. यहाँ पर उस समय भारत में जो दो इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये दोनों ही इंडस्ट्रीज लगभग इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, ये ऊंचाई पर थी, टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज थी. तो ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो भारत के जो स्पाइसेस हैं, जो यहाँ के टेक्सटाइल है, यहाँ का जो आयरन एंड स्टील, जो वुड्स स्टील है, उससे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे कि उन्होंने भारत से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया. और उसके बाद जब वो यहाँ पर ही आए, यहाँ पर स्टैब्लिश हो गए, तो उसके बाद कॉलोनियल रूल, कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हुई. तो बेटा, सबसे पहले कॉलोनियलिज्म को डीपली जानने से पहले आइए जानते हैं कॉलोनियलिज्म होता क्या है. इस वर्ड को जानते हैं. The practice by which a powerful country controls another country. यानी कॉलोनियलिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो पावरफुल जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है. अदर कंट्री और कंट्रीज, यानी वो एक शहर भी हो सकता है या एक से ज्यादा शहर भी हो सकता है, इन ऑर्डर टू बिकम रिचर, ताकि जो कंट्रोल जो कर रही है, जो कंट्री कंट्रोल कर रही है, वो और भी ज्यादा अमीर हो सके. तो क्या कह सकते हैं हम, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो पावरफुल कंट्री है वो दूसरे देश को या देशों को, वो एक से ज्यादा देश भी हो सकते हैं, उन्हें कंट्रोल करती है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाती है, और ताकि जो शासन, जो कंट्रोल करने वाली कंट्री है वो और भी ज्यादा रिच हो सके. इट इंक्लूड प्रैक्टिस ऑफ ऑक्यूपाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग अदर कंट्रीज. इसके अंतर्गत क्या होता है, जो दूसरी कंट्री है उसे ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है. तो इसमें इसी तरह से हम कॉलोनियलिज्म को डीपली जानेंगे कि किस तरह से भारत में कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ था, स्टैब्लिश किस तरह से हुआ, किन किन प्रोसेस में स्टैब्लिश हुआ था, कौन कौन से शहर में स्टैब्लिश हुआ. तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में. So all these students, now I am going to present e-book before you. मैं e-book आपके सामने प्रेजेंट करूंगी. तो हम e-book के थ्रू इस चैप्टर को डीपली जानने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट्स को हम डीपली देखेंगे. So all these students, here I am going to present e-book before you. If you have any doubt, then you can ask me after this video. तो आइए बच्चों, अब जानते हैं कि कॉलोनियलिज्म में क्या हुआ था, कॉलोनियल रूल में क्या हुआ था. कॉलोनियलिज्म के बारे में जानते हैं डीपली. व्हाट हैपन टू सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल. देखिए, कॉलोनियल रूल में शहरों में क्या हुआ था. यू हैव सीन हाउ लाइफ इन द कंट्री साइड चेंज्ड आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर. आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिश पावर के इस्टेब्लिश होने के बाद किस तरह से शहरों की जो लाइफ है वो चेंज हो गई थी. व्हाट हैपन टू द सिटीज़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड. इस पीरियड में शहरों के साथ क्या हुआ था. द आंसर विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ टाउन और सिटी वी आर डिस्कसिंग. इसका जो आंसर है ये उसी टाउन या उसी शहर में छुपा हुआ है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. द हिस्ट्री ऑफ अ टेम्पल टाउन लाइक मदुरई विल नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग टाउन. देखिए, जो मदुरई जो टेम्पल टाउन है, मदुरई की जो हिस्ट्री है वो सेम नहीं है उसकी मैन्युफैक्चरिंग टाउन से. यानी कि जो उसकी जो हिस्ट्री है एक टेम्पल टाउन के रूप में और मैन्युफैक्चरिंग टाउन के रूप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. लाइक डीका और पोर्ट लाइक सूरत और टाउन्स दैट
सिमल्टेनियसली सर्व्ड मैनी डिफरेंट फंक्शंस। देखो बच्चों, मैंने आपको इससे पहले का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो अपना जो मेन जो फोकस है वो उन शहरों की और उन टाउन्स की ओर किया था जो कि इम्पोर्टेंट टाउन थे। जैसे कि सूरत के बारे में हमने पढ़ा था, हम्पी के बारे में पढ़ा था, मछलीपट्टनम के बारे में पढ़ा था। तो इन जो शहर, जो भी सिटीज़ हैं, जहाँ पर भी जो टाउन्स हैं, तो जो टाउन्स की क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन हुई थी उनकी कॉलोनियल रूल में, ये डिपेंड करता है उस टाउन की इम्पोर्टेंस पर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सूरत है वहाँ से बड़े बड़े बाहर के जो देश हैं वहाँ से सी रूट के थ्रू व्यापार किया जाता था। और यही नहीं, जो मुस्लिम जो लोग हैं उनका जो तीर्थ स्थल है मिक्का, तो सूरत से जो जहाज़ है वो मिक्का की ओर भी जाता था। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन माना जाता था। हम्पी के बारे में हमने पढ़ा था कि हम्पी भी एक टेम्पल टाउन था। लेकिन हमने ये भी देखा था साथ ही साथ कि जब कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हो गया था तो उन लोगों ने क्या किया कि सूरत, मछलीपट्टनम और हम्पी जैसे जो टाउन है, जो इम्पोर्टेंट टाउन थे, तो उनका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। तो इस तरह से पहले जहां वो इम्पोर्टेंट टाउन माने जाते थे, वहीं एक समय ऐसा भी आया था जब वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गए थे। तो इसीलिए कि किसी भी जो शहर है, किसी भी जो टाउन है, उनकी सिचुएशन कैसी थी ये डिपेंड करता है उसकी इम्पोर्टेंस पर, कि वो जो टाउन है वो कितने ज़्यादा डेवलप थे। क्योंकि जो टाउन डेवलप थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हीं टाउन्स को अपने कंट्रोल में सबसे पहले लिया था। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज इमर्स विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, विदेशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था। इन ब्रिटेन, इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक लीड्स एंड मैनचेस्टर ग्रू रैपिडली इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। ब्रिटेन में कुछ इंडस्ट्रियल शहर जैसे कि लीड्स और मैनचेस्टर 19th और 20th सेंचुरी में बहुत जल्दी ग्रो कर रहे थे। एज मोर एंड मोर पीपल सॉट जॉब्स, हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ इन दीज प्लेसेस। और इन जगहों पर लोगों को जल्दी जल्दी जॉब्स, हाउसिंग और दूसरी फैसिलिटीज़ मिल जाती थी। However, unlike Western Europe, Indian cities did not expand as rapidly in the 19th century. लेकिन वेस्टर्न यूरोप की तरह इंडियन सिटीज़ 19th सेंचुरी में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा था। Why was this so? तो ऐसा क्यों था? In the late 18th century, Calcutta, Bombay and Madras rose in importance as presidency cities. तो देखो, लेट 18th सेंचुरी में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे जो शहर थे, इन्हें इम्पोर्टेंस मिली थी एक प्रेसिडेंसी शहर के रूप में। प्रेसिडेंसी क्या होता है बेटा? प्रेसिडेंसी सिटीज़ वो सिटीज़ होता है, वो शहर होता है जहाँ से शासन रन किया जाता है, शासन चलाया जाता है। दे बिकेम द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। और ये जो तीनों शहर थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये ब्रिटिश पावर के मेन सेंटर बन गए थे। एट द सेम टाइम अ होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज़ डिक्लाइन। और इसी समय, ये वही समय था जहाँ पर इन तीनों कस्बों को इम्पोर्टेंस मिली, वहीं कुछ छोटे छोटे शहर ऐसे भी थे जो डिक्लाइन हुए। Many towns manufacturing specialized goods decline due to a drop in the demand for what they produce. तो देखो बच्चों, जब वो कस्बे डिक्लाइन किए गए तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स थे जिसमें कि स्पेशलाइज थे वो जो स्पेशलिटी थी जो प्रोडक्ट्स की, वो भी डिक्लाइन हुई। ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड पोर्ट्स कुड नॉट सर्वाइव व्हेन द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव टू अ न्यू सेंटर। तो इसीलिए जब व्यापार नए सेंटर की ओर मूव करने लगा, तब जो पुराने व्यापारिक जो सेंटर हैं, जो पोर्ट्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सके और ख़त्म हो गए। Similarly, earlier centers of regional power collapsed when local rulers were defeated by the British. और उसी तरह से जब लोकल रूलर्स की हार हो गई ब्रिटिश से, तो उनके जो एरिया था वो भी ब्रिटिश लोगों ने उसका कंट्रोल जो है अपने हाथों में ले लिया। एंड न्यू सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज। और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन का नया जो सेंटर है उसका उदय हुआ। दिस प्रोसेस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डी अर्बनाइजेशन। इस प्रोसेस को डी अर्बनाइजेशन कहा जाता है। सिटीज सच एज मछलीपट्टनम, सूरत एंड श्रीरंगपट्टनम वर डी अर्बनाइज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में कौन कौन से शहरों का डी अर्बनाइज हुआ? मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ इंडियंस वर लिविंग इन सिटीज। और अर्ली 20th सेंचुरी में केवल 11% भारतीय ऐसे थे जो कि शहरों में रहते थे। The historical imperial city of Delhi became a dusty provincial town in the 19th century before it was rebuilt as the capital of British India after 1912. देखो बच्चों, दिल्ली को 1912 में ब्रिटिश
का जो ब्रिटिश जो इंडिया है उसका कैपिटल घोषित किया गया था, लेकिन कैपिटल बनने से पहले जो दिल्ली है वो बहुत डस्टी प्रोविंशियल कस्बा था, डस्टी प्रोविंशियल टाउन था। लेट अस लुक एट द स्टोरी ऑफ दिल्ली टू सी व्हाट हैपन टू इट अंडर कॉलोनियल रूल। तो बच्चों आइए दिल्ली की स्टोरी सुनते हैं कि कॉलोनियल रूल में दिल्ली के साथ क्या हुआ। तो देखिए बच्चों, हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली बनने से पहले दिल्ली का दिल्ली को किस तरह से जाना जाता था, कितने रूप थे, आइए जानते हैं। यू नो दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप दिल्ली को मॉडर्न इंडिया के कैपिटल के रूप में जानते हैं। डिड यू ऑल्सो नो दैट इट हैज़ बीन अ कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। क्या आप जानते हैं कि ये कैपिटल 1000 साल पहले भी ये कैपिटल के रूप में रह चुका था। ऑल्दो विद सम गैप्स, यानी वापस से कुछ समय बाद, कुछ गैप के बाद दोबारा वही प्रोसेस हुआ, दोबारा से ये राजधानी बन गई। As many as 14 capital cities were founded in a small area of about 60 square miles on the left bank of the river Yamuna. River Yamuna का जो लेफ्ट तट है उसके 60 स्क्वायर मील का जो छोटा सा एरिया है उसके अंतर्गत 14 कैपिटल सिटीज़ फाउंड किए गए थे, पाए गए थे। The remains of all other capitals may be seen on a visit to the modern city state of Delhi. और इन सभी कैपिटल सिटीज़ के जो रिमेन्स है वो आज भी दिल्ली के विजिट करने पर देखे जा सकते हैं। Of these the most important are the capital cities built between the 12th and 17th century. और इनमें से ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो कैपिटल सिटीज़ हैं उनका निर्माण 12th और 17th सेंचुरी के बीच में किया गया था। The most splendid capital of all was built by शाहजहां। सबसे जो शानदार जो कैपिटल है उसका निर्माण कार्य शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहांबाद वॉज बिगिन इन 1639। शाहजहांबाद का निर्माण कार्य 1639 में स्टार्ट हुआ था। एंड कंसिस्टेड ऑफ अ फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स एंड द सिटी एडजॉइनिंग इट। इसके फोर्ट है, पैलेस है, कॉम्प्लेक्स है और साथ ही साथ शहर भी जो एक सिटी भी इसमें इंक्लूड है। लाल किला और द रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन कंटेन द पैलेस कॉम्प्लेक्स। लाल किला जिसे कि रेड फोर्ट भी कहा जाता है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, इसमें पैलेस कॉम्प्लेक्स कंटेन है। टू इट्स वेस्ट लेक द वॉल्ड सिटी विद 14 गेट्स। यानी इसके वेस्ट पार्ट में एक वॉल्ड सिटी है, वॉल्ड चार दीवारी वाला शहर है जिसके अंतर्गत 14 गेट है। द मेन स्ट्रीट ऑफ, बेटा ये जो मैं आपको जो लाइन बता रही हूँ ये पुरानी दिल्ली के बारे में बता रही हूँ कि जो पुरानी जो दिल्ली है वो किस रूप में थी जब तक कि वो राजधानी नहीं बनी थी, तब की ये बात बता रहे हैं। द मेन स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक एंड फीस बाजार वर ब्रॉड इनफ फॉर रॉयल प्रोसेशन टू पास। यानी चांदनी चौक का जो मेन स्ट्रीट है और फीस बाज़ार है वो इतना इनफ था, इतना ज़्यादा चौड़ा था कि उसमें कोई भी रॉयल प्रोसेशन पास हो सकता था। अ कैनल रेन डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक। चांदनी चौक के सेंटर से एक कैनल, एक नाली बहती थी। सेट अमिट्स डेंसली पैक्ड मोहल्लाज एंड सेवरल डजन बाजार। यानी उसमें बहुत सारे मोहल्ला थे, बहुत सारे बाजार थे। द जामा मस्जिद वॉज अमॉन्ग द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क्यूज इन इंडिया। जामा मस्जिद सबसे बड़ी और सबसे शानदार मॉस्क्यू मानी जाती थी। देयर वॉज नो प्लेस हायर दैन दिस मॉस्क्यू विद इन द सिटी देन। यानी उस समय इस मॉस्क्यू जितनी इम्पोर्टेंट वैल्यू और किसी चीज़ की नहीं थी। दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहां टाइम वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर। शाहजहां के समय में दिल्ली सूफी कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता था। इट हैड सेवरल दरगाह, कनखास एंड ईदगाह। इसमें बहुत सारे दरगाह थे, कनखास थे और ईदगाह थे। कनखास क्या होता है बेटा? अ सूफी लॉज ओपन यूज एज अ रेस्ट हाउस फॉर ट्रैवलर्स। यानी एक सूफी लॉज है, कनकाह जिसको कहा जाता है, ये सूफी लॉज होता है जो ट्रैवलर हैं उनके लिए एक रेस्ट हाउस के रूप में काम करता है। एंड अ प्लेस वेयर पीपल कम टू डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स, गेट द ब्लेसिंग ऑफ सेंट्स। या ये एक ऐसी भी जगह मानी जाती थी जहाँ पर लोग अपने जो स्पिरिचुअल जो मैटर हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं सेंट के, जो सूफी संत हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते थे। तो शाहजहां के समय में बहुत सारे दरगाह, ईदगाह, कनखास बने होते थे। ओपन स्क्वायर, विंडिंग लेंस, क्विट कल्डी-सैक्स एंड वाटर चैनल्स वर द प्राइड ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट। देखिए कल्डी-सैक क्या होता था? स्ट्रीट विद अ डेड एंड। यानी एक ऐसी गली जिसमें एक डेड एंड होता था, जिसमें डेड एंड होता था। तो शाहजहां के समय में जो गलियां होती थी वो बहुत ओपन स्क्वायर होता था। विंडिंग लेन, खुली जो गलियां होती थी वो खुली होती थी। एंड वाटर चैनल वर द प्राइड ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट। और जो वाटर चैनल है वो दिल्ली की, जो उस समय दिल्ली रेजिडेंट की
का सम्मान माना जाता था, प्राइड माना जाता था। नो वंडर द पोइट मीर ताकी मीर सेड, यानी एक पोइट मीर ताकिर ने भी कहा है, द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आरंट मेयर स्ट्रीट, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर। तो उस पोइट ने भी कहा है कि जो दिल्ली की जो गलियां हैं वो केवल गलियां ही नहीं हैं, बल्कि वो किसी पेंटर की एल्बम लगती हैं। यट इवन दिस वॉज नो आइडियल सिटी, लेकिन फिर भी इतना सब खास होते हुए भी जो दिल्ली है वो आइडियल सिटी नहीं माना जाता था। एंड इट्स डिलाइट वर इंजॉयड ओनली बाय सम, और इसका जो व्यू है वो केवल कुछ लोगों द्वारा ही इंजॉय किया जाता था। देयर वर शार्प डिविजन्स बिटवीन रिच एंड पुअर, क्योंकि उस समय रिच और पुअर के बीच में काफ़ी बड़ा डिवीज़न था। हवेलीज और मेंशंस वर इंटरस्पर्ड विद द फार मोर न्यूमरस मड हाउसेज ऑफ द पुअर, यानी देखिए जो हवेली थी वो बहुत दूर बनी हुई थी, जो कच्चे छोटे छोटे घर थे उनसे काफ़ी दूर बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई होती थी। द कलरफुल वर्ड ऑफ पोइट्री एंड डांस वॉज यूजुअली इंजॉयड ओनली बाय मैन, यानी पोइट्री का जो कलरफुल वर्ड होता था और जो डांस होता था वो केवल मैन द्वारा ही, मेल पीपल द्वारा ही इंजॉय किया जाता था। फर्दर मोर सेलिब्रेशंस एंड प्रोसेशंस ऑफन लीड टू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, और कभी कभी कुछ सेलिब्रेशंस और कुछ प्रोसेशंस ऐसे होते थे जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। सो स्टूडेंट्स, ये हमने जो पढ़ा है वो पुरानी दिल्ली के बारे में पढ़ा था। पुरानी दिल्ली से अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नई दिल्ली किस तरह से चेंज हुई थी, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। हमने अब तक देखा कि पुरानी दिल्ली में इतनी सब खास बात होते हुए भी केवल कुछ ही लोगों को वो काफ़ी जो उसका जो व्यू है काफ़ी कुछ लोग केवल कुछ लोग ही ऐसे होते थे जो उस व्यू को एंजॉय कर पाते थे। उस समय तक जो दिल्ली है वो कैपिटल के रूप में डिक्लेयर नहीं किया गया था। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, कि नया जो दिल्ली है वो किस तरह से उसका निर्माण कार्य शुरुआत किया गया। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, if you have any doubt in today's video, you can ask me anytime. So till then all students, keep learning, stay home, stay safe, take care all, and thank you for watching this video.